तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेट ऑफर अड्डा में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था, उनके स्वरूपों को देखा था, कैसे 1857 का विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था और किस तरह जो है उत्तर भारत के क्षेत्र में जो है अपना विस्तार बढ़ाया था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न क्षेत्रों में उनका किस तरह नेतृत्व किया गया था, फिर उनको अंग्रेज़ों के माध्यम से किस तरह दमन किया गया था, उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना है ना। लेकिन हम लोग देखेंगे ये जो विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, उनके पीछे का सच क्या था और कौन सी ऐसी वजह रही थी उस समय कि भारतीयों को जो है इस तरह के विद्रोह या 1857 का जो विद्रोह है उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर जो है मजबूर हो गए थे। तो आइए उनके कुछ कारणों को जानते हैं जो 1857 के विद्रोह का कारण थे। पहला जो कारण था वो था राजनीतिक कारण, दूसरा था प्रशासनिक कारण, तीसरा था सामाजिक एवं धार्मिक कारण था, चौथा था आर्थिक कारण, पांचवा था सैन्य कारण और छठा था तात्कालिक कारण। वैसे अन्य कारण भी थे, लेकिन मूल रूप से ये जो है 6 कारण जो थे ये जो है यही जो है एक रीज़न था जिसके कारण जो है भारतीयों को 1857 का विद्रोह करना पड़ा था। इनको बारी बारी से समझते हैं कि ये कारण क्या क्या थे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजनीतिक कारण। इसमें देखिए 2 फैक्ट आते हैं। सबसे पहला क्या था, 2 नीतियां लाई गई थी 1857 के पहले जो है भारत में 2 नीतियां लाई गई थी या लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। पहला था सहायक संधि, दूसरा था राज हड़प नीति या तो व्यापगत का सिद्धांत। ये जो सहायक संधि था ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है लाया गया था और दूसरा जो था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज हड़प नीति, ये जो नीतियाँ थी ये लाई गई थी। अब इसको जो है हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि सहायक संधि क्या होती है और राज हड़प नीति क्या थी, है ना। सहायक संधि को समझते हैं। इसमें क्या था कि भारत के जो राजा थे उन्हें जो है अपने राज्य में या राज्यों की जो सीमाएं होती थी वहाँ पर कंपनी का यानी कि ब्रिटिश कंपनी की सेनाएं ही रखनी पड़ती थी। खुद की सेनाओं को जो है रखने का अपने क्षेत्र में जो है अधिकार नहीं था। इससे क्या होता था, राजाओं की जो स्वतंत्रता थी वो धीरे धीरे छीन पड़ गई, यानी कि छीन होने लगी थी। और उससे क्या होने लगा कि कंपनी का जो हस्तक्षेप था राजाओं की जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो है ना धीरे धीरे बढ़ने लगा था। यह थी सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है लाया गया था। ये समझ में आया कि पहले क्या होता था। इसके अंतर्गत जो है राजाओं को खुद के सैनिक जो है अपने सीमाओं में रखने का अधिकार नहीं था। वहाँ पर जो है कंपनी की जो सैनिकें होती थी उन्हीं को जो है वहाँ पर तैनात किया जाता था। और इससे क्या होता था कि एक तरह से क्या किया जा रहा था, हस्तक्षेप जो है कंपनी के द्वारा भारतीय राजाओं के क्षेत्रों पर किया जा रहा था। और भारतीय जो राजा हुआ करते थे उस दौर में उनका जो स्वतंत्रता था वो धीरे धीरे छीन पड़ गया था या छीना जा रहा था उनसे। ये था सहायक संधि। राज हड़प नीति के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसको व्यापगत का सिद्धांत भी कहा जाता है ना। वो क्या था, इसमें क्या होता था, इसके तहत जो है अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया था। इसमें क्या होता था, पहले के हिंदू राजा जो क्या होते थे उनका अगर कोई पुत्र नहीं होता था तो वो क्या करते थे, बगल वाले किसी पड़ोसों से या पड़ोसी से या किसी भी व्यक्ति से वो क्या करते थे, दत्तक पुत्र लेते थे, यानी कि एक बच्चा को जो है वो गोद लेता था, है ना, और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना देता था। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया था,
कि वैध अधिकारी किसी राज्य का नहीं होता है तो उनको उनका जो राज था उसको जो है अपने राज्यों में मिला लेते थे, है ना, यानी कि उनको विलय कर लेते थे अपने राज्यों में। और ऐसी करने वाला जो पहला राज था, है ना, इस नीति का जो पहला शिकार बना था वो था सतारा। ये पूछा जाता है कि हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, उस नीति के तहत जो है पहला शिकार कौन बना था? ये सतारा राज बना था 1848 में। उसके बाद फिर संबलपुर भी बना था जो उड़ीसा में पड़ता है, फिर झांसी बना था, है ना। झांसी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई जो है राज कर रही थी। हाँ, 1853 में इसको बनाया गया था, यानी कि इसको विलय किया गया था। फिर कानपुर को, करौली को, और अवध जो है ये अंतिम राज था जिसको जो है 1856 में इस हड़प नीति के तहत जो है अंग्रेजों ने अपने राज में मिला लिया गया था। तो ये पूछा जाता है कि राज हड़प नीति जो लागू की गई थी वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। और सहायक संधि जो लाई गई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी। और राज हड़प नीति के अंतर्गत जो है किस राज को सबसे पहले मिलाया गया था? तो सतारा को मिलाया गया था 1848 में। फिर अंतिम यानी कि लास्ट में किसको मिलाया गया था? अवध को 1856 में। इतना तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण, है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे सामाजिक एवं धार्मिक कारण थे जो भारतीयों के हित में न थी या भारतीयों के अगेंस्ट थी, और जिसके कारण जो है 1857 जैसे जो है विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे भारतीय, है ना। तो उन सामाजिक एवं धार्मिक कारणों को देखते हैं। उनसे पहले सॉरी, ये प्रशासनिक कारण नहीं देखे थे, प्रशासनिक कारणों को देखते हैं, है ना। ये देखिए, ये है हम लोगों का जो है प्रशासनिक कारण। इसमें क्या होता था कि भारतीयों को जो है उस समय उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। अगर कोई भारतीय अगर किसी उच्च पद पर नियुक्त था तो उनको क्या किया जाता था? हटाया जाता था, है ना। और ब्रिटिश लोगों को ही उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये था पहला प्रशासनिक कारण था। दूसरा क्या था? न्याय के क्षेत्र में भी क्या किया जाता था? सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को तवज्जो दिया जाता था भारतीयों की तुलना में। और उसके साथ साथ क्या किया जाता था कि भारतीयों के साथ हमेशा न्याय के क्षेत्र में भी जो है पक्षपात किया जाता था, उनको उचित न्याय नहीं दिया जाता था। और दूसरी ओर क्या होता था कि भारतीय जजों को जो है किसी अंग्रेज के विरोध मुकदमे की सुनवाई नहीं करने दिया जाता था। ये सब क्या था? प्रशासनिक कारण से रिलेटेड, है ना। और जितने भी प्रशासनिक संबंधी कार्य होते थे उसमें क्या किया जाता था? योग्यता को जगह नहीं दिया जाता था, बल्कि उसके जगह जो है ईसाई धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जो लोग ईसाई धर्म से रिलेट करते थे उनको उचित न्याय दिया जाता था, लेकिन जो मुस्लिम थे, हिंदू थे, उनको उचित न्याय नहीं दिया जाता था। ये थे प्रशासनिक कारण। आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। वीडियो लंबा होते जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक कारण। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें जबरन जो है भारतीयों को ईसाई धर्म में शामिल किया जा रहा था। और यहाँ पर जो है भारत में क्या किया जा रहा था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और उसके साथ साथ धर्मांतर का मतलब होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख को जो है ईसाई धर्म में जो है जबरन उसके अंतर्गत जो है या उसका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, है ना। इसको ये सटीक कब बैठता है? 1850 में क्या किया गया था? एक तरह का अधिनियम लागू किया गया था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया था ना। इसमें क्या किया गया था कि जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं या
उसमें क्या किया गया था कि इसमें एक तरह का प्रलोभन दिया जाता था भारतीयों को कि जो इस धर्म को पालन करेगा, यानी कि ईसाई धर्म को जो पालन करेगा या उसको मानेगा, है ना, उसमें धर्मांतरण करवाएगा, उसको जो है जो फिर तक ज़मीन होता था या संपत्ति होता था उसको वापस मिल जाएगा, है ना, बाकियों को नहीं मिलेगा। ये 1857 धार्मिक निर्भीकता अधिनियम के तहत इन लोगों ने जारी कर दिया गया था। दूसरा क्या था, 1857 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उन लोगों ने क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित कर दिया, है ना, कि ये जो क्या था, ये हिंदू रूढ़िवादी के खिलाफ था। हिंदू धर्म में क्या होता था कि विधवाओं को जो है दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1856 में उन्होंने जो नियम बनाए, है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो बनाए थे, वो किसके खिलाफ थे, हिंदू धर्म के विरोध थे, है ना। इससे क्या हो रहा था, समाज में जो है धार्मिक चीज़ों पर जो है आघात हो रहा था, यानी कि हिंदू धर्म के आस्था पर जो है आघात पड़ रही थी। ये था पहला। दूसरा फैक्ट, पहला फैक्ट तो हम लोगों ने देखा कि जबरन जो है उन लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था, उनको उनका धर्म का परिवर्तन करवाया जा रहा था। दूसरा हम लोगों ने देखा कि विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम लाया गया था उसमें विधवाओं को दोबारा शादी करवाया जा रहा था, जो कि हिंदू धर्म में नहीं होता था पहले। तीसरा हम लोग फैक्ट देखते हैं क्या था, बाल विवाह, सती प्रथा, नर बलि जैसी जो हिंदू रूढ़िवादी थी, ये जो प्रथा थी, है ना, उनको जो है क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। हालांकि ये गलत था, लेकिन हिंदू लोग जो है ये सब नीतियाँ या ये सब रूढ़िवादी प्रथा जो थी वो अपनाते थे। इनको जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट बंद कर देता है या उस पर रोक लगा देता है, इससे क्या हो जाते हैं, हिंदू रूढ़िवादी लोग जो है नाखुश या आक्रोश हो जाते हैं, और उनका परिणाम क्या होता है कि 1857 में हम लोगों ने देखा ही था, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण। इसमें क्या किया था कि ब्रिटिश जो भू राजस्व नीति लाई थी, है ना, उसी के अंतर्गत उसका जो नीतियाँ थी भू राजस्व नीति के अंतर्गत जो है किसानों को जो क्या किया जाता था, ज़्यादा टैक्स मांगा जाता था, है ना, और उनका एक तरह से शोषण किया जाता था। ये था आर्थिक कारण के अंतर्गत आता है ये, है ना। सेकंड क्या था, कुछ नीतियों जो है उन्होंने लाया था, और जो उसका इफेक्ट किस पर पड़ा था, पारंपरिक जो उद्योग होते थे उन पर जो है उनका असर पड़ा था। जैसे हस्तकरघा जैसी जो पारंपरिक उद्योग थी, जो पौराणिक यानी कि बहुत दिनों से, यानी कि प्राचीन काल से जो है भारत में चल रहे थे, उस तरह के पारंपरिक उद्योग जो है अंग्रेजों के नई नीतियों के कारण जो है धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर थी। ये थे आर्थिक कारण। हालांकि मैंने यहाँ पर जो है सब कारणों को लिखा नहीं है, उन चीज़ों को लिखा है जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कुछ एक दो फैक्ट या पॉइंट ही इसमें नोट डाउन किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैन्य कारण। इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि भारतीयों और अंग्रेज़ों की जो सेनाओं का जो अनुपात उन्होंने रखा था 5:1 रखा था, है ना। इसमें अगर हम लोग गौर से देखें, यानी कि एक अंग्रेज सैनिक और उसी के साथ जो है 5 भारतीय सैनिकों को रखा था, यानी कि भारतीय सैनिक जो है अंग्रेज़ों की तुलना में देखा जाए तो ज़्यादा थे। फिर भी जो है ऐसे नहीं था कि भारतीय सैनिकों की जो योग्यता थी वो कम थी अंग्रेज़ों की तुलना में, ऐसे नहीं था। ये भी अंग्रेज़ों के समान ही योग्यता थी या तो उनसे भी बेहतर थे। फिर भी जो है उनके अनुरूप, यानी कि भारतीयों को अपने योग्यता के अनुरूप जो है उचित पद नहीं दिया जा रहा था, यानी कि उच्च पदों पर उन लोगों को क्या नियुक्त नहीं किया जा रहा था। ये थे सैन्य कारण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
तत्कालिक कारण। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाया था मंगल पांडे वाला विद्रोह में कि तत्कालिक कारण जो था पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्राउन बेस जो है अपने सैनिकों को देता था, है ना। उसके बदले उनने क्या चेंज किया 1856 में, सॉरी, है ना, उनने ब्राउन बेस की जगह न्यू इनफील्ड राइफल को जो है इस्तेमाल करने के लिए अपने सैनिकों को देता है। और इसमें क्या था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके जो कारतूस होते थे उसमें गाय और सूअर के जो चर्बी होते थे, यानी कि इन गाय और सूअरों की चर्बी से जो है ये कारतूस बनाए जाते थे और उनके जो बाहरी भाग होते थे उनको काट कर खोलना पड़ता था कारतूस को यूज करने के लिए, है ना। तो इससे क्या होता था, हिंदू और मुस्लिम जो धर्म के लोग होते थे या सैनिक होते थे उनके धर्म के नष्ट होने का डर रहता था, है ना। एक तरह से कहें कि क्या हो रहा था कि इससे हिंदू और मुस्लिम वर्गों के या हिंदू और मुस्लिम धर्मों के लोगों को क्या लगने लगा कि उनके आस्था के साथ जो है, उनके धर्म के जो आस्था होती है उनके खिलाफ जो है या उनके साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था, या तो कहें कि उनका जो है इनडायरेक्टली धर्मांतरण किया जा रहा था। इससे क्या हो जाते हैं कि ये जो भारतीय सैनिक होते हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं और 1857 जैसी जो विद्रोह थी उनको अंजाम देते हैं, जो कि हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा कि फिर किस तरह उनने जो है 1857 का जो विद्रोह था उसको शुरू कर दिया था। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है भारतीयों को मजबूरन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लोहा लेना पड़ा था। और नेक्स्ट हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज तो इतना हो गया, लेकिन हम लोग अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो विद्रोह था इनका क्या क्या महत्व था और ये इतने बड़ी विद्रोह होने के बावजूद ये असफल क्यों रहा था भारत के इतिहास में। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि उनका परिणाम क्या होता है 1857 का विद्रोह का, है ना। और लास्ट में हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे जो रिलेट करते हैं इनसे, क्या उस दौर के इतिहासकारों का क्या क्या मत था इस विद्रोह के ऊपर। तो आज इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ना। फिर मिलेंगे अगले जो बचे हुए टॉपिकों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के बीच ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों की जो CGL है झारखंड की उसमें भी हेल्प करेगा और BPSC जैसे एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेंगे। इसलिए इसको कुछ जो फैक्ट बनते हैं उनको नज़रअंदाज न करें, है ना। वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। बाय।